जुमला कहा था पाकिस्तान में जब मैं था कि ये बताने के लिए कि जी आप की बीवी बीमार है तो मरना भी पड़ता है। तो वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। अब वो बताएं मुझे कि वो जवाब तो दें ना कौम को कि उन्होंने ये जुमले जो कसे वो क्या उनका उनके सीने में कोई दिल नहीं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे। और फिर जिस कर्ब में मुब्तला किया पूरी फैमिली को। और फिर मैंने देखे मुझे ये भी याद आ रहा है कि मैंने जब मुझे पता लगा कि 6 तारीख को सज़ा सुनाई जा रही है जुलाई की, गालिबन 6 तारीख थी, तो मैंने कहा कि अभी मेरी यहाँ वाइफ बहुत बीमार है, अभी वो बेहोश हैं, कोमे में हैं, होश नहीं है। जब से मैं आया हूँ मुझसे बात भी नहीं हुई है, सलाम भी नहीं हुई और तकरीबन 1 महीना हो गया है। तो अगर नैब के जो जज साहब हैं वो फैसला 6 तारीख को ना सुनाएं, मैं 1 हफ्ते के बाद पाकिस्तान चला जाऊंगा, तो जो भी उन्होंने फैसला सुनाना वो मेरी मौजूदगी में सुनाएं। न जाने इसमें कौन सा कोई इतना बड़ा कोई उनको एतराज़ था या कितना बड़ा कोई मसला था कि उन्होंने मेरी ये भी दरख्वास्त नहीं मानी। यानी सज़ा सुनाने का फ़ैसला 1 हफ्ता आगे भी नहीं लेकर गए। तो क्योंकि आगे इलेक्शंस भी आ रहे थे, तो मकसद यही था कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ का फ़ैसला सुनाया जाए और नवाज शरीफ जो ना वो फ़ैसला सुन के डर के फिर यहीं रह जाए और वो पाकिस्तान ना आए। मैं जहाँ तक रीड करता हूँ मेरा ख्याल है कि गालिबन यही बात थी। मैंने मरियम को कहा, मैंने कहा मरियम सज़ा का उन्होंने सुना दिया है, मुझे 10 साल सुना दिए, तुम्हें 7 साल सुना दिए, अब पाकिस्तान चलेंगे। मरियम कहने लगी कि मेरी वालदा तो बीमार है और होश भी नहीं आई, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि बहुत तशवीशनाक हालत में है। तो मैंने कहा कि कुछ कौमी अब फ़राइज़ हैं, उनकी बजावरी भी बहुत ज़रूरी है। तो हम अपना जो है ना वो बहुत ऐसी चीज़ें ऐसी होती हैं कि फिर तारीख़ में उसका जवाब बाद में नहीं दिया जा सकता। तो चलते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और इसीलिए हम फिर बार बार उनको कह रहे थे, उनको जगाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी आवाज़ उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वीडियोज़ आपने सुनी होंगी। और मरियम भी साथ साथ रो रही थी, साथ साथ उनको पुकार रही थी। तो वो पूरे अपना मेरी छोटी बेटी भी यहाँ वो मनाज़र देख रही थी, मेरा बेटा हुसैन भी और हसन भी वो मनाज़र देख रहे थे। बहरहाल हमने फिर उनको खुदा हाफिज़ कहा और हम पाकिस्तान चले गए। जो पाकिस्तान पे जाके एयरपोर्ट पे उतरते ही जो उन्होंने हमारे साथ जो हाल किया वो आपके सामने है। आज तो मरियम माशाल्लाह सुरखरू होके पाकिस्तान से आई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से अपना मुकदमा जीत कर आई है और ये साबित किया है कि मुकदमा झूठा था, सज़ा झूठी थी। और लेकिन वो अलग बात है, देखें मैं उस पर अब बात लंबी हो जाएगी कि देखें अगर सज़ा अगर झूठी थी, मुकदमा झूठा था, तो फिर ये 200, 250, 300 पेशियाँ क्यों भुगती गईं? फिर ये जेलों में क्यों जाना पड़ा? फिर ये ज़िंदगी के कीमती ये 5 साल क्यों ज़ाय किए गए? इसका भी तो कोई हिसाब दे ना हमें। और ये मेरे क्या पूछने वाली बातें नहीं हैं? क्या एज अ पाकिस्तानी मैं इस बात का हक़ नहीं रखता कि मैं ये सवाल पूछूं? और फिर वो भी सवाल पूछूं कि जब मरियम मुझे मिलने के लिए आई, हफ्ते में 1 मरतबा आती थी जेल में, कोट लखपत जेल में, मैं जेल में था, कोट लखपत जेल में आई मुझे मिलने के लिए। तो अभी मेरे पास बैठी हुई हैं, पीछे से आ गए, इतला आई और जेल अथॉरिटीज़ ने इतला दी कि जी नैब वाले आ गए हैं, वो मरियम को गिरफ़्तार करना चाहते हैं। तो मरियम मेरी तरफ देखने लगी। तो नैब वालों से पूछा गया कि वो क्यों गिरफ़्तार करना चाहते हैं, कि वही जो
झूठा केस ले आए हैं और गिरफ्तारी के वारंट्स भी साथ ले आए हैं। मरियम की छोटी बेटी बैठी हुई थी साथ, जो सबसे छोटी बेटी है, वो ये मंज़र देख के रोना शुरू हो गई। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि नैब वालों के दिल में कोई रहम आया होगा। उन्होंने जनाब कहा जी कि चलें आप हमारे साथ। तो मरियम मुझसे पूछती हैं कि मैं ये आए तो मैं अब जा रही हूँ। तो मैंने कहा बेटा अल्लाह मालिक है, जब ये अपना एक हम अपना हक पर हैं तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरी आंखों के सामने मरियम को उन्होंने गिरफ़्तार किया। वो बेटी रोती रही और उसके बाद मुझे मेरे जेल के अंदर सेल में वो वापस लेकर चले गए और वो बेटी छोटी जो है वो रोते रोते वो उसको घर वापस जाना पड़ा अकेली को। अब ये गिरफ्तारी जो है ये सिर्फ मुझे अजियत पहुंचाने के लिए ये गिरफ्तारी मेरी आंखों के सामने की गई, वरना कोई इसका जवाब था इस तरह की गिरफ्तारी का। जिन्होंने भी ये प्लान किया उन्होंने कहा होगा कि जब नवाज शरीफ बैठा होगा और मरियम जेल में जब उसके पास मिलने के लिए गई होगी, वहीं पे नवाज शरीफ की आंखों के सामने उसकी बेटी को आपने गिरफ्तार करना है और उसको ले जाना है वहाँ से गिरफ्तार करके। ये मुझे बताएं कि मैंने पाकिस्तान की तारीख़ में ग़ालिबन इससे पहले इस तरह का काम होते हुए, इस तरह का अमल होते हुए मैंने कभी नहीं देखा जो ये था। तो मुझे कोई बताए कि ये क्या गिरफ्तारी किसी और वक्त नहीं हो सकती थी, किसी और जगह पे नहीं हो सकती थी? तो ये इसका भी कोई हिसाब हमें देगा या नहीं देगा? तो ये मैं इमरान खान को ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे दौर में ये वो काम हुआ है जो आज से पहले कभी किसी दौर में हुआ ही नहीं है। और फिर आप देखिए, इससे पहले जब मरियम मेरे साथ अडयाला जेल में थी, मैं अलहदा सेल में बंद था, ये अलहदा सेल में बंद थी और उसी केस में जिसमें इसकी बरियत हुई है, उसी केस में अडयाला में बंद थी। तो मैं जो है ना वो कोर्ट में था, ये जो कोर्ट अरशद मलिक की कोर्ट में। तो वहाँ मुझे इतला मिली कि आपकी बेगम की, कुलसूम नवाज़ की जो है वो तबीयत फिर ख़राब हुई और वो आईसीयू में चली गई और बेहोश हैं। तो मुझे बहुत फ़िक्र हुआ और मैंने वहाँ कोर्ट में तो कोई रास्ता नहीं था कि मैं किसी से कहता कि आप मुझे मेरी बात करवाएं। मैं जेल चला गया, वहाँ मुझे जेल ले गए क्योंकि हर पेशे के बाद वो जीप में बैठा के जेल ले जाते थे। तो वहाँ पर मैं गया तो वहाँ जो है वो सुप्रीटेंडेंट जेल के कमरे में मैं सीधा गाड़ी से उतर के गया। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे अभी लंदन से मैसेज आया है, तो आप मुझे मेरी बात करवा दें। तो मेरी शक्ल देखना शुरू हो गए। मैं तो बात नहीं आपकी करा सकता। मैंने कहा आपकी टेबल पे 2 मोबाइल फ़ोन पड़े हैं, ये 3 लैंडलाइंस पड़ी हुई हैं, तो आप 1 सेकंड में मेरी बात करा सकते हैं, मेरा टेलीफोन बुलाएं और मेरे से बात करा दें। इस पे आपको नहीं हमें तो जो है ना वो इसकी इजाज़त नहीं है। मैंने कहा इसकी इजाज़त लेने की आपको ज़रूरत क्या है? ये तो एक अपना बहुत ही ये अपना एक इंसानियत का मामला है। कोई इसमें इजाज़त बाद में आप कह सकते हैं कि जी चूँकि इमरजेंसी थी आपने बात करा दी, बात नहीं कराई। मैंने उनको मिन्नतें की, मैंने कहा मेरी बात करा दें, मेरी बीवी बीमार है और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं कराई बात। खैर मुझे वहाँ से वो मेरे सेल में ले गए और 3 घंटे के बाद मेरे पास आते हैं कि जी हमें बड़ा दुख है जी, आपकी बेगम फौत हो गई, आपकी वाइफ फौत हो गई। तो
आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी कि मैं जेल में अपनी वाइफ की मौत की खबर सुन रहा हूँ, और वही लोग जिन्होंने मेरी बात नहीं कराई मुझे खबर देने के लिए आ गए कि आपकी वाइफ फौत हो गई। तो मुझे कहने लगा हम मरियम की तरफ जा रहे हैं, उनको इतला करनी है। मैंने कहा हरगिज़ नहीं, आप मरियम को खुद जाके इतला नहीं देंगे, मैं जाऊंगा खुद और उसको जाके मरियम को इतला करूंगा। तो इस पे वो मुश्किल से माने, लेकिन मान गए। तो चूँकि इनका जो सेल था वो कुछ फासले पे था, तो मैं वहाँ गया। फिर वहाँ जाकर मरियम को जब मैंने ये बात, मुझे समझ नहीं आ रही कि मरियम को ये बात बताऊंगा कैसे। बहरहाल क्योंकि मरियम को तो सिरे से इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं था, तो जब मैंने मरियम को ये बात बताई तो सख्ते में आ गई और बहुत ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। तो बड़ी मुश्किल से मैंने मरियम को संभाला। तो यानी मैंने भी अपनी जेल में अपनी बीवी के बारे में ये उनके मरने की खबर सुनी, और मैं जेल में, और ये भी जेल में अपनी वालदा की मरने की खबर सुन रही हैं। ये पता सबको था कि मेरी बीवी बीमार है, इनकी वालदा बीमार है। अगर वो हमें 10, 15, 20 दिन पहले कहते अच्छा जी आप, या कैद सुना के कह देते कि जो आपकी बीवी चूँकि बहुत बीमार है, आप उनकी जाके तीमारदारी करें, उनके पास रहें, उनके पास वक्त गुजारें, आप आएंगे फिर हम दोबारा आप जेल में आ जाएं। लेकिन ये वक्त आपके जेल में रहने का नहीं, आप जाके उनके पास रहें। ये किसी को तौफीक नहीं हुई। उनको यानी कि वो मर गई और हमें जेल में ये खबरें पहुंच रही हैं। तो ये मैं समझता हूँ जी कि ये वो वाक़यात हैं जो ज़िंदगी में कभी भूले नहीं जाते। कई नुकसानात होते हैं, कई लॉसेस होते हैं जो रिकवरेबल होते हैं, जो आज नहीं तो कल वो अल्लाह ताला उनको पूरा कर देता है। लेकिन कई ऐसे लॉसेस होते हैं ज़िंदगी के जो रिकवरेबल नहीं होते, जो रिट्रीव नहीं किए जा सकते, जो रिपेयर नहीं किए जा सकते। ये उन लॉसेस में एक लॉस है जो कभी रिपेयर नहीं होगा, कभी भूला भी नहीं जाएगा। अभी जो है ना वो जब से आई है तो मेरे साथ और अपने भाइयों के साथ अपनी माँ की बातें कर रही हैं, और यहाँ वो बैठती थी, यहाँ वो हमें ये कहती थी, इस तरह से हम उनको जाके अस्पताल में मिलते थे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सियासत अपनी जगह पर, लेकिन ये कभी बंदे को इस तरह से जुल्म नहीं करना चाहिए। और आज वो जुल्म एक एक करके जुल्म करने वालों के सामने आ रहे हैं, और आइंदा और आएंगे। सब कुछ जो कुछ उन्होंने किया वो एक एक करके उनकी हरकतें कौम के सामने आ रही हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। और वो जो शर्मनाक किस्म के जो फेल किए हैं उन्होंने, शर्मनाक किस्म की जो बातें की हैं, जो मकरो फरेब किया है, जो धोखेबाजी की है, सब कुछ कौम के सामने आ रहा है। हर चीज़ पे यू टर्न, हर चीज़ पे यू टर्न, सब कौम देख रही है, कर रही है। मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, जाने से पहले खुदकुशी कर लूंगा। वो खुदकुशी आज तक नहीं की। कौम देख रही थी कब करेंगे ये खुदकुशी। मियां साहब आप हमेशा ये बात करते थे, ये आज आपने बात उसको दोहराया, लेकिन हम क्योंकि हमने वो देखे हालात जब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा हार्ट डिस्ट्रिक्ट क्लिनिक में दे रहे इलाज, आपने कहा जानता हूँ कि एहतसाब के नाम पे इंतकाम लिया जा रहा है आपसे। JIDs बनी, जो भी हुआ उस केस को हम सब ने फॉलो किया, जो माहिरीन है कानून है वो भी देखते रहे। लेकिन अब नैब वो तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो साबित करने में नाकाम रही और मरियम नवाज की बरियत होती है। मरियम नवाज की बरियत को लेके आपके हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ की राहें हमवार हो चुकी हैं, क्योंकि ये साबित हो गया कि वो इल्ज़ामात जो थे वो एक सियासी इंतकाम पर मबनी थे। इस हवाले से कुछ बताएं कि आप क्या समझते हैं कि वो जो कुछ हुआ आगे क्या होने जा रहा है? मेरे ख्याल आप मेरे सवाल पूछा है, बिल्कुल वो उसका जवाब भी उसमें आ गया है। लेकिन इसमें मैं एक आपको बात बताऊं कि इंसान चाल चलता है, लेकिन अल्लाह ताला की अपनी तदबीर होती है।
और ये भी कहता कि ये भी सुना है आपने, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो कुरान पाक में भी है कि इंसान अपनी तदबीर करता है, अल्लाह की अपनी तदबीर होती है। तो फिर फाइनल तदबीर तो अल्लाह की होती है ना जी। देखें, आप मुझे बताएं कि जी ये क्या अब साकिब निसार साहब खुद अपनी ज़ुबानी कह गए हैं, उन्होंने कहा है, ऑडियो लीक आई है और वो ऑडियो को जुटला नहीं सकते, उसका फोरेंसिक भी हो गया हुआ इस ऑडियो का। उन्होंने कहा है जी कि हमने नवाज शरीफ को और मरियम को सज़ा देनी है और इमरान खान को लाना है। और ये जो है ना, वो उस बंदे ने कहा कि इनकी तो सज़ा बनती नहीं है। जी आप ठीक कहते हैं, मगर अब हमें ये करना पड़ेगा। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार के अल्फाज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इससे बड़ी कोई एविडेंस चाहिए जनाब, मुझे बताएं, और किसी को कोई एविडेंस हो सकती है? शौकत सिद्दीकी साहब ने जो बातें की हैं उससे बड़ी कोई एविडेंस और किसी की हो सकती है? जिन्होंने ये कहा कि जी ये अपना आपने नवाज शरीफ को और मरियम को जेल से बाहर नहीं आने देना अगर आपके पास अपील आई। उन्होंने कहा अपील तो तब आएगी कि पहले नैब की अदालत का वर्डिक्ट आ जाए, उसका फैसला आ जाए। तो उन्होंने फैसला तो हो चुका है, अब सिर्फ क्वांटम का फैसला होना है। क्वांटम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि कितने साल सज़ा दिलवानी है। तो जज ने हुजूर सज़ा दी नहीं है, दिलवाई गई है। ये इससे ज़्यादा बड़ा सबूत और कौन सा हो सकता है? फिर ये भी कहा गया कि अगर आपने ऐसा ना किया तो हमारी तो 2 साल की मेहनत ज़ाय हो जाएगी। भाई इतने केसेस के सुओ मोटो लिए जाते हैं, सुओ मोटो नोटिस लिए जाते हैं। भाई इसका भी सुओ मोटो नोटिस लो, इसका भी कोई कहो। ये 5 साल से नाइंसाफ़ी पे नाइंसाफ़ी, नाइंसाफ़ी पे नाइंसाफ़ी, नाइंसाफ़ी पे नाइंसाफ़ी, और कोई सुओ मोटो नोटिस नहीं है इसका। ये इतने बड़े बड़े लोग जो गवाहियाँ दे रहे हैं, खुद अरशद मलिक साहब ने ये कहा, और उस पर फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा सर शर्म से झुक जाना चाहिए जो अरशद मलिक कह गए। मेरा केस वहीं का वहीं है। कौन नहीं जानता कि ये सब फैब्रिकेटेड और फेक केसेस थे, कोई जिसमें कोई अपना ना जान है ना उसमें कोई किसी किस्म का कोई अपना जो है वो एविडेंस है। लेकिन सजाएं दे दी कि मुझे इलेक्शनों से भी दूर रखा जाए और मुझे फॉर लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया। अगर आज कहा जा रहा है, देखें ना, लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन भी सुप्रीम कोर्ट से हुई और आज कहा जा रहा है कि जनाब ये तो बड़ा ड्रकोनियन कानून है और बहुत ही ये ड्रकोनियन फैसला है, कानून ही नहीं है, ये ड्रकोनियन फैसला है और जुल्म है। तो फिर उसका अजाला देखें। ये सब बातें कौम तक पहुंचनी चाहिए। मैं तो ये कभी मैं तो अपना दुखड़ा और रोना लोगों तक कभी पहुंचाता भी नहीं हूँ। और मैं तो समझता हूँ जी कि ये मुसलसल 5 सालों से ये जो ना जुल्म रवा है और हमारे साथ जो सलूक किया जाता रहा है, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है। और देखें उस वक्त पाकिस्तान जो है मेरे भाई, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, तरक्की की शारा पे गामजन था। पाकिस्तान दुनिया की एक एटमी कुव्वत तो बन चुका था, अब एक मुआशी कुव्वत बनने जा रहा था। आप मुझे बताएं, डॉलर 100 रुपये का था जब मैं प्राइम मिनिस्टर था। सब्जी दाल की कीमतें, गोश्त की कीमतें और आम रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें लोगों की पहुंच में थी बड़ी आसानी के साथ। बिजली हम लेके आए अल्लाह के फजल करम से, लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया हमने। और पाकिस्तान जो है ना वो मोटरवेज बन रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आ रही है, लोगों को रोजगार मिल रहे हैं और फिर इन बच्चों को एक नया मुस्तकबिल नजर आ रहा था मुल्क के अंदर कि जी हम इंशाल्लाह हमें भी अच्छा रोजगार मिलेगा। और पाकिस्तान के अंदर जो हमने ये दहशतगर्दी को हमने ख़त्म किया, पुरअमन मुल्क बनाया। लेकिन आज हम कहाँ चले गए? 1-1 बिलियन डॉलर के लिए जाके हम दूसरे मुल्कों से भीख मांगते रहे।
अब मुझे बताएं कि ये कौन सा गैरतमंद मुल्क जो है वो ये बर्दाश्त कर सकता है। मैं तो एक पाकिस्तान को, मैं तो वो ख्वाब देख रहा था कि पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से इस खित्ते में भी और दुनिया के अंदर भी एक मुआशी तौर पे भी एक मजबूत मुल्क बनेगा। हमने देखे, हमने हमारी खिदमात हर शोबे में है हुजूर। सिर्फ अपना जो है ना ये ज़ुबानी कलामी में बातें नहीं कर रहा, हमने अपना मुआशी तौर पे भी पाकिस्तान को मजबूत किया, पाकिस्तान को दिफाई तौर पे भी हमने मजबूत किया। बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस लफ्ज़ को बड़े एहतियात से मुंह से निकालता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसी ताकत बन गया कि जिस पे कोई दुश्मन हमला करने का तसव्वुर नहीं कर सकती, एटमी पावर। और उस वक्त देखें, हमने दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात की, किसी के प्रेशर में हम नहीं आए। ये जो कहते हैं जी कि नो मोर, या क्या अल्फाज कहते हैं, एब्सोल्युटली नॉट। किस बात पे तुम एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हो? तुमने किया क्या है? हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा नहीं। उन्होंने कहा, जब देखा कि एब्सोल्युटली नॉट पे भी जो है ना वो बात नहीं बन रही, नवाज शरीफ एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है, तो तिश्तरी में $5 बिलियन पेश कर दिए गए हमें। हमने कहा उस पर भी एब्सोल्युटली नॉट, हमें नहीं चाहिए। हम अपनी गैरत को बेचने वाली कौम नहीं है। मैं अपनी गैरत पे कोई सौदा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। पाकिस्तान का अपना ज़मीर है, पाकिस्तान की अपनी गैरत है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हमने कर दिए। और पाकिस्तान की कामयाबी की और क्या मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान ने माशाल्लाह कामयाबियाँ हासिल की, इक़्तिसादी मैदान में कामयाबियाँ हासिल की, IMF के साथ प्रोग्राम ख़त्म भी हमने किया और सलाम किया जी, बस थैंक यू वेरी मच। हम अब अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं। इमरान खान ने फिर दोबारा जो है ना हमें बैसाखियों पे खड़ा कर दिया। मुझे ज़रा बताएं आप, हमारे ज़माने में कोई महंगाई थी? बिल्कुल नहीं। किस ज़माने में हुई? इमरान खान के ज़माने में। रोज़मर्रा की सब्जियां महंगी हो गई, घी महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, गोश्त महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। और उसके बाद बिजली की दोबारा लोड शेडिंग शुरू हो गई इमरान खान के ज़माने में। हमने तो ख़त्म की थी, उसने दोबारा शुरू कर दिया आके। और उसके बाद जो है वो ताल्लुकात ख़राब कर दिए हमारे हमसायों से भी, दूसरे ममालिक से भी, और अपनी कौम को धोखे देता रहा ये कह के एब्सोल्युटली नॉट। और मैं समझता हूँ कि हर मैदान में अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा था। और लोड शेडिंग हमने ख़त्म की। दहशत गर्दी आप देखें, वो ज़माना याद करें जब 70 लोग लाहौर जैसे शहर में बमों से मरते थे, और फिर हर मुल्क के हर कोने में दहशत गर्दी हो रही थी। हमने आके उसको ख़त्म किया या नहीं किया? मैं सिर्फ सवाल पूछता हूँ आपसे, उसका जवाब मुझे चाहिए कि हाँ है या ना है। हर बंदा कहेगा हाँ। अल्लाह के फल से पाकिस्तान की वो खिदमात की हैं जो कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी ने की ही नहीं है। और इस बंदे ने आके सब कुछ बिगाड़ दिया। डॉलर को खुद ये लेके गया है, और जाके इस बंदे ने 105 रुपए से शुरू करके, क्योंकि जब मैं था तो उस वक्त डॉलर 103 रुपए था। जब ये मुझे निकाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और वो भी निकाला मुझे इसलिए कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। अब मुझे बताएं, ये कोई यार वज़ीर-ए-आज़म को निकालने वाली कोई ये वजह है कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा जाओ, और सारी ज़िंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई, मुस्लिम लीग की सदारत से मुझे हटा दिया। ये तो इंतकाम है, इंतकाम। ये इंतकाम है मेरे भाई। ये कोई अदालती फैसला नहीं है। और मुझे समझ नहीं है कि मुझसे इंतकाम लेते लेते